गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप लोग? आई एम फाइन। ओके, वेल डन। तो आज हम लोग नया अध्याय शुरू करवा रहे हैं और उस अध्याय का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो आपको कुछ याद होगा, क्लास 9th में आप इस प्रकार का और एक दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़े थे और ये रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे हैं। उसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण था, इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, दो चर वाला हो। इसका मीनिंग पहले समझ जाइए तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। नाम तो स्पष्ट है, दो चर। चर जानते ही हैं क्या होता है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी। वैसे वास्तव में ज़्यादातर प्रयोग क्या किया जाता है चर में, एक्स वाई जेड का, उसको चर राशि यानी कि जिसका मान बदलता रहता है उसको चर राशि कहते हैं। और ये दो चर में हो, एक्स और वाई, इसमें शायद एक्स और वाई दो चर लेकर चल रहा है, दो चर वाला, तो इसको मैं सामान्य समीकरण के रूप में लिख देता हूँ। अगर दो चर में है तो वो दोनों चर के रूप में रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, तो पहला होगा ए एक्स, यहाँ पर a1 x लिखेंगे क्योंकि दो चर लिखना है, तो a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, ये पहला। और दूसरा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का सामान्य समीकरण है। ठीक है, यही चीज़ इस पूरे अध्याय में लंबा चलता जाएगा। इसी में x y और जो अचर हैं यानी कि x के गुणांक, y का गुणांक और जो अचर है इनके मानों को बदल बदल करके देंगे, तो इस प्रकार से रैखिक समीकरण बनता चला जाएगा। ठीक है, हर चीज़ सामान्य रूप से एक होता है जिसके आधार पर ही समीकरण या कोई भी व्यंजक दिया जाता है। दो चर में है एक्स और वाई, युग्म जोड़ा है, ये भी है ये भी है। इसमें a1 b1 c1 लिखा है, इसमें a2 b2 c2 लिखा है। ये a b c जो हैं गुणांक है, a किसका गुणांक, x का, b1 या b y का, और जो अचर वाला है वो अचर यानी c, वो भी गुणांक है तो उसको अचर बोलेंगे क्योंकि इसमें x और y नहीं है। दो चर में समझ गए वाले जो रैखिक समीकरण है, रैखिक का मतलब होता है कि इन समीकरणों का जो दो चर में हैं इनका जब हम लोग ग्राफीय निरूपण करते हैं, ग्राफ बनाते हैं इस प्रकार का, तो उस ग्राफ में मान लीजिए इस पहले वाले का ग्राफ एकदम ऐसे बना, तो ऐसे बनने का मतलब एकदम सरल रेखा यदि प्राप्त हो तो उसी सरल रेखा को रैखिक कहा जाता है। ठीक है, बनाएंगे देखेंगे। समीकरण का मतलब है इस बराबर वाले चिन्ह को बोलते हैं समीकरण। युग्म मतलब जोड़ा, दो ठे जोड़ा है, तो ये दो जोड़े के रूप में जो रैखिक समीकरण युग्म है वो दो चर वाला है। अब इसमें क्या क्या खासियत आएगी, अगर ये रैखिक समीकरण है तो इसका कुछ खासियत होगा, गुण होगा, प्रकार होगा और तरह तरह की इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिए जाएंगे और इसी पूरा रन करते जाएंगे। देखो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, दो समस्याओं को हल करने में। जैसे एक व्यक्ति बाजार गया, एक पेन खरीदता है और दूसरा कॉपी खरीदता है। अब ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब निर्भर करेगा कि कितना कलम कितना कॉपी खरीदा है। तो हमने मान लिया दो कलम और 3 कॉपी खरीदा। अब हमें ये कहा गया कि ये दो प्रकार से खरीदा हो, दो कलम को 50 रुपये में मान लो खरीदा, 3 कॉपी को 75 रुपये में खरीदा। और उसमें या दुकानदार ने बता दिया कि टोटल आपके कितने हो गए, 125 रुपये। तो हम कैसे इसको रैखिक समीकरण के रूप में बदल करके लगाएं, तो जब हम दो कलम और 3 कॉपी की बात करते हैं जिनका टोटल मूल्य 125 रुपया है। अब ये कहा गया कि यदि दो कलम का दाम 50 रुपया, 3 कॉपी का दाम 75 रुपया है,
तो एक कलम और एक कापी का दाम बताइए, ऐसे पूछा जाता है। तो इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं का प्रयोग करते हैं। अब इनको हल करने के लिए भी कई विधियां हो सकती हैं। ये जरूरी नहीं है कि एक काम को एक ही तरीके से किया जाए। कोई भी काम करना होता है उसमें कई प्रकार के तरीके होते हैं। आलू ले जाना है तो आपके पास निर्भर करेगा, आप उसको बैग में ले जाइए, पॉलिथीन भर कर ले जाइए, या कोई बड़ा सा टोकरी में ले जाइए, जैसे हो इच्छा हो वैसे ले जाइए। ठीक, तो देखते हैं इसका मतलब और इसके अर्थ क्या होते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का मैंने सामान्य समीकरण लिख दिया। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। सामान्य समीकरण इसी समीकरण से ए बी सी के मानों को अलग अलग दे करके समीकरण बनाए जाएंगे। अब देखिए ध्यान से, क्लास 9th में आपने क्या और पढ़ा था, इन दो चर वालों का ग्राफ बनाना सीखा था। वो ग्राफी निरूपण या तो एक ग्राफी विधि थी जो कि हम लोग एक्स और वाई के अलग अलग मान दे करके निकालते थे और दो बिंदु प्राप्त करते थे। तो उन दोनों बिंदुओं से जो हमें ग्राफ बनता था उसी को बोलते थे रैखिक समीकरण। ठीक, यहाँ भी बनाना सीखेंगे और देखेंगे। अब इनका प्रयोग देखिए। यदि कहा जाए कि कोई व्यक्ति एक स्टेशनरी की दुकान पर जा कर के 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदता है, पूरे टोटल 9 रुपये में, और साथ में एक और व्यक्ति पेंसिल और रबड़ अन्य प्रकार से खरीदती है और उसने 18 रुपये में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदती है। अब कहा गया कि इसको आप रैखिक समीकरण में बदलिए और इसका सॉल्यूशन बताइए कि एक रबड़ और एक पेंसिल का दाम कितना होगा। ठीक, तो इसको मैं इबारती प्रश्न में हल करवाऊंगा और देखेंगे कैसे इसको हल किया जाता है। और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस प्रकार के सवालों को कैसे हल करते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, आप चाहें तो इसको नोट कर लेते हैं, लिख लीजिए। एग्जाम्पल पहले यहाँ पर लिखे है ना, इसके बाद लिखिए एग्जाम्पल और झटते में हल करता हूँ और इसका प्रश्नावली तुरंत हल होगी। लिखिए, इसमें एक एनसीईआरटी किताब का उदाहरण नंबर 2 है, उसको आप देख सकते हैं। इसी के आधार पर कुछ सॉल्यूशन ले लेते हैं। चलिए लिखिए, रोमिला एक स्टेशनरी की, रोमिला जल्दी से लिखेंगे, एक स्टेशनरी की दुकान में गई और एक स्टेशनरी की दुकान में दुकान में गई और 9 रुपये में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली खरीदी उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी
पेंसिल और रबड़ देखी। और उसने भी ₹18 में उसी तरह की चार पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। 4 पेंसिल और हो गया। इस स्थिति को बीजगणितीय स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय बीजगणित और ग्राफी। बीजगणित की बात बीजगणितीय तथा ग्राफीय कोष्ठक में ज्यामितीय कोष्ठक बंद रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे। इस प्रश्न के आधार पर 4 चीज़ें बताऊंगा और चारों चीज़ महत्वपूर्ण है। पहला, इसका हमें क्या करना है? पहला हमें इसका बीजगणित निरूपण करना है, यानी कि इस पूरे प्रश्न में जिसकी खरीदारी हो रही है उसको 2 चर वाले रैखिक समीकरण में बदलना है। इसी को बोलते हैं बीजगणितीय निरूपण। इस सवाल में जो चीज़ें खरीदी गई जिनके द्वारा उस चीज़ों को हम अगर बीजगणित के रूप में लिखें तो वह चीज़ बीजगणितीय निरूपण कहलाता है। दूसरा चीज़, जब हम बीजगणितीय निरूपण कर देंगे तब हम उसका क्या ग्राफ बनाएंगे। इस प्रकार का जो ग्राफ बनेगा इसी को बोलते हैं ग्राफीय निरूपण या ज्यामितीय निरूपण। मतलब ज्यामिति, मिति में माप होता है, ठीक, ज्यामिति। तो जब ज्यामितीय निरूपण कर लेंगे तो उसमें भी ये देखेंगे तीसरी चीज़ कि इन दोनों स्थितियों में एक रबड़ और एक पेंसिल का कितना दाम है, वो कैसे प्राप्त होगा। क्लास 9th में आप पढ़े होंगे। तो कुछ इसमें देखिए, सबसे पहले आप इस प्रश्न पर ध्यान दीजिए। इस क्या लिखा गया? रोमिला ने एक स्टेशनरी की दुकान में गई और ₹9 में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदे। मतलब क्या है, वो क्या क्या खरीद रही है? पेंसिल और रबड़। तो सबसे पहले यहाँ पर पेंसिल और रबड़ लेकर चलेंगे। पेंसिल रबड़ का मतलब, यदि हम ये मान लें कि इस 2 चर वाले रैखिक समीकरण के आधार पर पेंसिल और रबड़ दोनों के एक एक के मूल्य x और y रुपया, तो आप बता सकते हो कि पहली स्थिति में जब ₹9 में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदा गया, ध्यान देना, 2 पेंसिल खरीदा पहले और 3 रबड़, तो 2 पेंसिल और 3 रबड़ दोनों का टोटल मूल्य ₹9। लेकिन ये तो रुपया नहीं है, 2 क्या है? पेंसिल है और 3 रबड़ है, और दोनों का टोटल जो दाम है वो ₹9 है। तो इसको भी रुपए में बदलना पड़ेगा। अब सोचो कैसे। ये 2 क्या है? पेंसिल और ये 3 रबड़। अगर हम इस 2 पेंसिल में से एक पेंसिल का दाम x रुपया माने और एक रबड़ का दाम y रुपया माने, तो आप निश्चिंत बता सकते हो कि एक पेंसिल का यदि x रुपया है तो 2 पेंसिल का 2 गुना 2x। अगर एक रबड़ का y रुपया तो 3 रबड़ का 3 गुना 3y, क्योंकि
3 में y का गुणा कितना होता है? 3y। जानते ही हो गुणा भाग जोड़ घटाना। इसलिए सबसे पहले आपको चर राशियों का और अचर राशियों का जोड़ घटाना बताया जाता है, जिससे आप समझ जाएं। ये क्लास 6 में आप पढ़ते आए होंगे, ठीक है, हमको याद है। क्लास 6 में लोग कहते हैं कि अगर मेरे पास x आम है, x आम, और मैं उसमें से 3 आम खा गया, ठीक, तो x आम में से 3 आम खा जाएंगे तो कितना आम बचेगा? x आम मेरे पास टोटल हैं, मैं उसमें से 3 आम खा गया, तब मेरे पास कितने आम बचे? x माइनस 3 घटाएंगे, टोटल x आम, उसमें 3 खा गया, तो टोटल में से 3 कम करो, और टोटल में से 3 कम करने का मतलब टोटल कितना था? x आम, मैं 3 खा गया तो 3 माइनस करो, कितना आया? कितना बच गया मेरे पास? x माइनस 3 आम। तो ये एक प्रकार का कोई संख्या नहीं है, बीज गणितीय निरूपण के आधार पर चर और अचर वाली मेल जोल है। इसलिए हम इसको इसी तरह से बताएंगे कि मेरे पास x माइनस 3 आम बचा है, ठीक है। इस प्रकार का ध्यान दीजिएगा इसमें। अब देखिए, जानता है, समझ गए ये चीज? पहली स्थिति में 2 पेंसिल 3 रबड़ का टोटल मूल्य दुकानदार ने बताया कि 9 रुपया है, और उसने 9 रुपया देकर खरीद लिया। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि 2 पेंसिल का कितना दाम है, 3 रबड़ का कितना दाम है, जिससे दोनों को मिला करके 9 रुपया हुआ है। इसी को हमें क्या करना है? निकालना है। अब हमने इसमें से कुछ क्या कर लिया? सपोज कर लिया कि एक पेंसिल का x और एक रबड़ का y। तो जब एक पेंसिल का x है तो 2 पेंसिल का 2x, एक रबड़ का y है तो 3 रबड़ का 3y। तो ये रुपया हो गया ना, हो गया रुपया। तो ये 2x रुपया कितने का? 2 रबड़ का 2x रुपया और 3 रबड़ का 3y रुपया। अभी टोटल मिला करके 9 रुपये के बराबर हो गया। ये रुपया है, तो हम इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे तभी तो 9 आएगा। तो पहली स्थिति में देखो 1 2 चर वाला रैखिक समीकरण बन गया, 2x प्लस 3y बराबर 9। पहली प्रश्न के आधार पर था। अब दूसरी प्रश्न के आधार पर एक और उसकी सहेली है, कौन? सोनाली ने रोमिला के पास, यानी सोनाली है, अब वो क्या कर रही है? उसी प्रकार का 18 रुपए में 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीद दी, ठीक, 4 पेन। अब ध्यान दो, मैं इसको अभी बनाऊंगा, समझ में आ जाएगा। अब उससे रोमिला ने क्या किया? सोनाली ने 4 पेंसिल और 6 रबड़, देखो पेंसिल के नीचे लिखा हूँ, रबड़ के नीचे लिखा हूँ, और ये टोटल कितने में खरीदी है? 18 रुपए में। तो ये तो रुपया नहीं है, 4 क्या है? पेंसिल, 6 क्या है? रबड़। अब पहली स्थिति में हम लोग मान चुके हैं कि एक पेंसिल का x और एक रबड़ का y। तो अब इस वाले प्रश्न में आ जाओ, जब एक पेंसिल का x रुपया तो 4 पेंसिल का 4x, तो लिख देंगे यहाँ पर 4x। एक रबड़ का y तो 6 रबड़ का 6y। टोटल कितना? 18 रुपया। तो ये भी रुपया बन गया। इनको जोड़ने पर 18 होना ही चाहिए प्रश्न के आधार पर। तो हमने इसको बनाया है रुपये में, तो प्रश्न के आधार पर रुपये में ही 18 रहना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। ये भी एक प्रकार का क्या बन गया? समीकरण। अब ये ध्यान दीजिएगा, समीकरण तो बन गया, साथ में ये समीकरण सरल होने चाहिए, एकदम सरल होना चाहिए। मतलब आप जानते हैं कि किसी भी समीकरण में समान संख्या से गुणा कीजिए, समान संख्या से भाग दीजिए, तो वो सरलतम समीकरण बदलता है। मतलब यहाँ देख रहे हैं कि 4 में 2 का डिवाइड लगा, 6 में भी 2 का डिवाइड लगेगा, 18 में भी लगेगा। तो मैं इसको 2 से डिवाइड करके सरल कर सकता हूँ। तो ये हो गया 2 से डिवाइड करने पर, या इसमें से 2 कॉमन लेकर के इसको इधर भेजिए तो 18 में डिवाइड। तो 2 दूना के 4 2x प्लस 2 3 6 ऐसे बराबर दोनों। ये देखिए ये वाला भी समीकरण ऐसे ही तो है ना। अब यहाँ से और कुछ समस्या उत्पन्न हो जाएगी। वो गुणांकों में देखेंगे कि यदि 2 समीकरण एक जैसे हैं तो उनके गुणांकों में क्या संबंध होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं? ग्राफ बनाते हैं। ये समझ में आया कैसे बनाते हैं? तो मैं इसको लिख देता हूँ और झट से आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए प्रश्न जो भी था उसको हम हल कर रहे हैं, आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख लीजिएगा। देखिए इसमें लिखा गया है कि
9 रुपये में 2 पेंसिल 3 रबड़ खरीदा, तो हमने ऐसे मान लिया, माना एक पेंसिल, पेंसिल था ना पहले, हाँ ठीक है, एक पेंसिल तथा एक रबड़ का दाम क्रमशः, देखिए क्रमशः मानेंगे ना, क्योंकि क्रम से लिखा गया है, क्रमशः नोट करते रहिए। एक्स रुपया, रुपया का यह संकेत है, इसको आप लोग हाथों में ऐसे बनाते हैं। आजकल रुपये का यह संकेत बहुत पहले से प्रचलन है, शायद 2017 से। एक्स रुपया तथा वाई रुपया है। अब हमें एक ही कमाना है। अब प्रथम प्रश्न से, पहले प्रश्न से, प्रथम प्रश्नानुसार, प्रथम प्रश्नानुसार का मतलब है कि पहले वाले प्रश्न में कौन 9 रुपये में खरीद रहा है, रो मिला है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, आप समझ गए ना। एक पेंसिल का अगर एक्स है तो रो मिला ने 2 पेंसिल खरीदा, 2 पेंसिल का 2x प्लस और कितना 3 रबड़, मतलब 3y, एक रबड़ का y रुपया तो 3 रबड़ का 3y, दोनों का टोटल जो कितने के बराबर, 9 रुपये के बराबर। तो ये समीकरण नंबर 1 बना गया। ठीक, इसी प्रकार दूसरे प्रश्न से, इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार यानी सिमिलरली, इसी प्रकार, इसी प्रकार दूसरे वाले प्रश्न का आप ले सकते हैं, ऐसे ही ले सकते हैं। दूसरे प्रश्न में कितना कितना कर लिया गया है, 4 पेंसिल 6 रबड़, तो समझ गए, 4 पेंसिल का मतलब 4x रुपया और 6 रबड़ का 6x रुपया, y रुपया 6y, टोटल जो कितना 18 के बराबर। इसको सरल करने पर ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 2 9 18, समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरण एक जैसे हैं। ठीक, ये 2 समीकरण बन गया। अब इसका ग्राफ मैं बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ देखते हैं। ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले पंक्ति को लेकर बनाते हैं समीकरण 1 से। देखिए ग्राफ बनाने का ये तरीका होता है, नोट कर लीजिए इसको, करिए जल्दी कीजिए। अच्छा नोट कर लो, नोट कर लो, देखें फिर देखिए, पहले समीकरण से हम लोग ग्राफ बनाने की शुरुआत कर रहे हैं। तो ग्राफ बनाने का मतलब है कि ग्राफ तभी बनाया जा सकता है किसी भी समीकरण का, या तो पहले का या तो दूसरे का, जब पहले समीकरण से x और y के विभिन्न मान दे करके 2 प्रकार के बिंदु प्राप्त करना है। क्योंकि ग्राफ बनाने का मतलब है एक सरल रेखा प्राप्त करना। रैखिक है तो सरल रेखा प्राप्त होगा, रैखिक नहीं होगा तो या तो परवलय प्राप्त होगा, या तो अति परवलय, या तो दीर्घवृत्त, या तो वक्राकार। ये क्लास 11th में और 12th में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी तक जो निर्धारित है उसको पढ़ना है। ये देखिए, इस वाले समीकरण से यदि हम इसका ग्राफ बनाएं तो हमें इस समीकरण से 2 बिंदु प्राप्त करने पड़ेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि सरल रेखा का निर्माण या एक रेखा का निर्माण 2 बिंदुओं से होता है, एक बिंदु तो नहीं हो सकता। एक यहाँ बिंदु हो और एक यहाँ बिंदु हो, तभी हम इनको मिलाएंगे तो एक प्रकार का रेखा खंड प्राप्त होगा। एक बिंदु से रेखा खंड नहीं बनता है। रेखा खंड का मतलब रेखा का एक भाग। अगर ये रेखा है तो ये अनंत दोनों तरफ चलने वाली एक रेखा होगी, जिसकी दिशा दोनों तरफ अनंत होती है। इसी में से एक टुकड़ा निकाल दो, यहाँ से, तो ये टुकड़ा क्या कहलाएगा, एक रेखा खंड कहलाएगा। ठीक, अगर ये ऐसे हो, एक तरफ अनंत हो और एक तरफ उसका फिक्स पॉइंट हो जहाँ से वो निकल रही है, और दूसरा अनंत पर जा रही है, इसको बोलेंगे किरण।
ठीक, क्लास नहीं पढ़े ना। तो अभी हम लोग रेखाखंड की बात करते हैं। रेखाखंड प्राप्त करना है या रेखा प्राप्त करना है, तो उसमें रेखाखंड के आधार पर ही रेखा बनेगी। दो बिंदु लेकर के इसको मिलाएंगे तो हमें रेखा प्राप्त होगा। देखिए क्या करना है, 2x प्लस 3y बराबर 9। सबसे पहले समझिए कि हम इसमें क्या क्या रख सकते हैं। तो इसमें या तो x का या तो y का ऐसा मान रखिए जिसे रखने पर दूसरी चर राशि का भी मान पूर्ण संख्या में प्राप्त हो। अगर x का मान आपने रखा 0 तो y का मान जो भी मिलेगा वो पूर्ण संख्या में मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो x का जो मान रखे हैं वो उसको नहीं रखेंगे। ठीक, समझिएगा। ये है समीकरण 1, 2x प्लस 3y बराबर 9। हमने देखो क्या किया, सबसे पहले समझिए इस x की वैल्यू को हमने क्या किया 0 कामा। अब आप समझ सकते हैं, यहाँ रखो 0, 2 गुणे 0 का मतलब 0, 3y बराबर केवल 9 बचेगा। 3 इधर लाइए, 9 में 3 का डिवाइड कर दीजिए 3, तो y बराबर 3। तो 3 क्या है, पूर्ण संख्या, भिन्न में नहीं है, तो हम 0 रख सकते हैं ना। तो y बराबर क्या मिला 3। तो इस स्थिति में बिंदु निर्देशांक बिंदु क्या बना 0 कामा 3। निर्देशांक बिंदु कैसे लिखते हैं, x कामा y के रूप में, भुज और कोटि के रूप में। तो भुज है 0 और कोटि है 3, पहला बिंदु प्राप्त हो गया। अब दूसरा ऐसा कौन सा मान रखें कि y का मान या तो x समान पूर्ण संख्या मिले। अब ध्यान दीजिए, अब हमें देखना पड़ेगा, एक चेक करके दिखाता हूँ। अगर हम x बराबर 1 रखते हैं तो यहाँ 1 रख कर दिखा रहा हूँ, 2 गुणा 1 प्लस 3y बराबर 9। हल करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। अच्छा एक मिनट, जब हमने 1 रख दिया x समान, तो ये किस प्रकार का समीकरण बन गया, एक चर वाला, एक ही चर राशि है। और जब 2 चर हैं तो उसको बोलते हैं, और ये भी रैखिक होगा क्योंकि इसका ग्राफ भी एक सरल रेखा प्राप्त होगा, जिसे अभी देखेंगे। हल करो, 2 प्लस 3y बराबर 9, 3y बराबर 2 इधर आया, 9 माइनस 2 7, 7, तो y बराबर कितना 7 बटे में 3। क्या ये पूर्ण संख्या है, नहीं, भिन्नात्मक है। तो हम x बराबर 1 नहीं रखेंगे, इसको हटा दिया। समझ में आया। अब रखते हैं, अब अंदाज लगाओ, x समान 2 रखो तो 2 दूना 4, 4 इधर आएगा तो माइनस 9 में से 4 गया 5, 5 में 3 का डिवाइड होगा, नहीं होगा। 3 रखो, 3 दूना 6, 6 लाओ इधर, माइनस 9 में 6 गया 3, और 3 में 3 का डिवाइड हो गया। तो क्या रखेंगे, x बराबर 3। तो आप लोग झट से रख लीजिए, x बराबर 3, तो y बराबर हमें क्या मिलेगा 1। ठीक है, अंदाजा ऐसे लगा लेते हैं। नहीं लगा पाते हैं तो उसको रखिए और हल करिए। 6 रखेगा ना वहाँ पर, 3 रखना है, रख दिखा दूँ, समझ में आया कि नहीं आया। x बराबर 3 रख सकते हैं। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, हटा देता हूँ फिर से। x के स्थान पे क्या रखे हैं 3, तो इसी समीकरण में हम 3 रखेंगे, 2 गुणे किसके स्थान पर, x के स्थान पर, यहाँ पर रखा 3, आप प्लस बाकी सब वैसे ही लिखे रहो। ठीक, अच्छा 3 दुना के 6 हुआ, प्लस 3y बराबर 9। अब ये एक चर का रैखिक समीकरण है, इसको हल करना जानते ही हैं। क्या करना होता है, अचर को दाहिनी तरफ, चर को बाएं तरफ। यह चर है तो पहले 3y लिखे रहो और इसको इधर भेज दिया, 9 माइनस 6 लिख दिया, प्लस है तो इधर आकर माइनस, घटा दो 3 आएगा, और इधर भी 3y या y बराबर, जब 3 को इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 3 बटे में 3 कट करके कितना आ गया 1, y बराबर 1 पूर्ण संख्या है। तो बिंदु क्या मिलेगा यहाँ पर, बिंदु 3 कामा 1, ये आया, समझ आए। अच्छा, पहले समीकरण का हमने 2 बिंदु क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। तो अब अगर 2 बिंदु प्राप्त हो गया तो अब आसान से इस समीकरण का ग्राफ बना सकते हैं। अब इसी प्रकार से दूसरे समीकरण को भी ले लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसको लेने की जरूरत नहीं है, क्यों,
जैसा ये समीकरण है वैसा ये भी है। तो इसका और इसका जो भी ग्राफ बनेगा वो दोनों ग्राफ एक दूसरे के ऊपर होगा, समपाती होगा। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक है, तो अब इसको बनाने की जरूरत नहीं है। अगर बनाना चाहेंगे तो इसमें और भी कोई वैल्यू ले लीजिए और देख लीजिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है। देख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ बनाते हैं ग्राफ। अब एक बात ग्राफ बनाने से मानते कि कौन सा चतुर्थांश सबसे बड़ा बनाएं या कौन सा छोटा। तो आंसर है कि इन बिंदुओं में सबसे अधिकतम क्या है? 3 है। और दोनों बिंदु धनात्मक हैं या कोई ऋणात्मक भी है? सब धनात्मक है। तो प्लस कामा प्लस किस चतुर्थांश में होता है? फर्स्ट, पहला में। इसका अर्थ है कि हमें पहले वाले को ही क्या करना है? बड़ा बनाना है। चौथा, तीसरा, दूसरा कोई लेना नहीं। ठीक, दोनों में बिंदुएं धनात्मक हों यानी प्लस कामा प्लस के रूप में, तो पहले चतुर्थांश को ही बड़ा बना दो और ये सब छोटा, इससे कोई मतलब नहीं, ये सब ये तो छोटा रखेंगे। ठीक है, अब पहले को बड़ा क्यों बनाया? क्योंकि ये प्लस कामा प्लस दोनों बिंदु में है, दोनों बिंदु प्लस कामा प्लस वाले में आता है। अब बनाते हैं, देखिए ध्यान से। सबसे अधिकतम 3, इसमें भी 3, इसमें 3, तो इस पर भी 3 इकाई, इस पर भी 3 इकाई, समान दूरी लेकर के 1 2 3, 1 2 3 समान दूरी। स्केल से आप समान दूरी बना सकते हैं। ठीक है, 1 इंच लीजिए चाहे 2 सेंटीमीटर लीजिए, उसमें कोई पैमाना नहीं रहता। लेकिन स्केल से वहाँ जब बनाएंगे तो एकदम समान दूरी लेकर के। ठीक है, 0,3 दर्शाना है। मनीष बताइए 0,3 किस अक्ष पर आएगा? उस वाला पर, 3 वाला पर। यहाँ पर हाँ फिक्स है ना? हाँ, फिक्स है। 3,1 कहाँ आएगा? 3 का इसको देखना पड़ेगा। 3 एक्स अक्ष पर, 1 2 3, और इसको इधर खींचा जाता है। 1 वाई अक्ष पर, यहाँ से 0 है तो ये 1, इसको एक्स अक्ष के समान खींचा जाता है। तो इसको ऐसे खींचिए और इसको ऐसे खींचिए, यहाँ कट रहा है ना, यहीं पर होगा 3,1 और 0,3 का मतलब जिस अक्ष का निर्देशांक 0 है उसको छोड़ करके दूसरे वाले अक्ष पर आएगा। x का 0 है तो y का 3, तो समझिए y अक्ष पर ही जाएगा। y डैश और x डैश लिख दीजिए तब मतलब नहीं, x का y होता है। वहाँ पे x लिखना नहीं, वहाँ हाँ वो लिख देते हैं। वो लिखिए सर जी। यहाँ कितना x, ये y, आप समझ में आएगा। 0,3, 3 वाला y अक्ष पर, 1 2 3। अब x पर 0 नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे? वहीं रहेंगे, यहीं पर। तो हम जब y अक्ष की कुछ वैल्यू है तो इसी तरफ चलें, 0 की तरफ कोई बढ़ेगा नहीं। तो ये 0 y का मान 3 का मतलब यहाँ से y पर आइए, 1 2 3, तो यह वाला बिंदु क्या है? 0,3 है। 3,1 का मतलब यहाँ से मूल बिंदु से 3 y एक्स अक्ष पर 1 2 3, इसको इधर खींचा जाएगा और y का मान 1, ये 1, इसको इधर खींचा जाएगा। देखिए ऐसे खींच रहे ना, कहाँ कट रहा है? यहाँ पर। इसको इधर खींचिए, इधर कीजिए, दोनों जहाँ कटते हो वही वाला बिंदु क्या होगा? 3,1 होगा। समझ गए? अब दिखाते हैं आगे झट से। ये था 3,1 और यह बिंदु 0,3। अब क्या करना है? रेखा खंड के लिए दोनों बिंदुओं को मिलाना पड़ता है। तो इन्हीं दोनों बिंदुओं को आप क्या कीजिए? मिला दीजिए ऐसे, जहाँ तक हो सके वैसे खींच दीजिए, यहाँ पर ऐसे। यह बिंदु और यह बिंदु मिल गया। यही किसका ग्राफ है? 2x प्लस 3y बराबर 9 का ग्राफ है, बन गया। पहली स्थिति में हमने क्या किया? बीजगणितीय निरूपण किया, और दूसरी स्थिति में ग्राफीय निरूपण या ज्यामितीय निरूपण बन गया। क्वेश्चन में जो कहा है वैसे करना है। ठीक है, यही ग्राफ, यही सरल रेखा इस समीकरण का भी प्राप्त होगा।
बिंदु कोई भी निकालो, ग्राफ बनेगा तो यही बनेगा इस समीकरण का, क्योंकि ये दोनों समीकरण इक्वल है। ठीक है, आसान है। ये जरूरी नहीं है कि यही बिंदु लेने पर ऐसा बनता, ऐसा हर एक बिंदु पर यही प्राप्त होगा। और समझिए कि इस रेखा पर अनंत बिंदु स्थित है, अनंत बिंदु स्थित है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। और आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन निभाते पास, और उसके बाद आगे टॉपिक पढ़ेंगे। इस प्रकार से 3.1 प्रश्नावली में है, और देखते हैं कैसे इसको हल करते हैं। चलिए बच्चों, अब देखते हैं प्रश्नावली 3.1। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए, मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, देखिए दो व्यक्ति में बातचीत हो रहा है, एक आफताब है और उसकी एक पुत्री है जी। ये आफताब अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पहले। तो आफताब किस स्थिति में है? वर्तमान स्थिति में। अब वर्तमान से 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन 7 गुनी आयु का था? आफताब। किससे? अपनी पुत्री से। मतलब 7 वर्ष पहले की बात करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? पीछे, मतलब माइनस। और अगर आगे चलते हैं तो प्लस। तो अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से का मतलब वर्तमान से 3 वर्ष के बाद कितना? 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। सिंपल सी चीज है। वर्तमान से कुछ ऐसी मैं बता रहा हूँ समझने के लिए। वर्तमान से भविष्य में जा रहे हैं और भूतकाल में जा रहे हैं। समझिएगा। देखो एक चीज मैं बताता हूँ, कुछ क्या बोलते हैं, आदि के तौर पर पते जानने के लिए आपको पता हो जाएगा। भूतकाल, भूत बोलते हैं ना, भूत, भूत आ गया। भूत का मतलब है कि जो व्यक्ति बीत चुका है, जिसका समय बीत गया है, उसको भूत कहते हैं। तो बीते हुए समय को भूत कहा जाता है। और वही व्यक्ति यदि हमें भूत के रूप में दिखाई देता है तो हम लोग उसको भूत क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका समय खत्म हो गया, इसलिए उसको भूत बोलते हैं। वही चीज है भूतकाल। काल माने समय, यानी कि जिसका समय क्या हो, बीत गया, उसी को बोलते हैं भूतकाल। समझ गए? इसलिए इसका नाम पड़ा भूतकाल। वर्तमान जो मेरे साथ चल रहा है, न उसको आगे कर सकते हैं, न पीछे कर सकते हैं, न रोक सकते हैं। रोकने के लिए कौन रोक सकता है? पता नहीं, वही लोग रोक सकते हैं जहाँ द्रव्य और ऊर्जा मौजूद है। तीसरा भविष्य। भव मने होना, भव भविष्य, इस मतलब इस प्रकार से होने वाला हो, उसी को बोलते हैं भविष्य। ठीक, तो कुछ ये साइंटिफिक था ऐसे जानने के लिए। अब देखिए वर्तमान से लेकर कि वो भूतकाल में गया। कितना भूतकाल में गया? 7 वर्ष पहले। 7 वर्ष पहले जाएंगे। वर्तमान को x मान लीजिए। 7 वर्ष पहले कितना हो जाएगा? 3 वर्ष बाद, तो x प्लस 3। क्यों x जोड़ रहे हैं और एक घटा रहे हैं? क्योंकि वर्तमान से ही दोनों तरफ चलना है। व्यक्ति वर्तमान में है, अपनी पुत्री से कहता है कि मैं 7 वर्ष पहले तुम्हारी आयु से, यानी 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पहले दोनों की आयु ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में दोनों की अगर आयु x थी, आफताब की x मानोगे और उसकी पुत्री का y मानोगे, तो दोनों की जो आयु है वो 7 वर्ष पहले कुछ घटेगी ना। मतलब इसकी हो जाएगी x-7 और जो उसकी पुत्री का y मानोगे उसकी आयु हो जाएगी y-7। इसी प्रकार से अगर वर्तमान आयु आफताब का x है और उसकी पुत्री का y है, तो 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? अधिक। तो x प्लस 3 किसका? आफताब का, और पुत्री का y प्लस 3। ये समझ आया? अभी तक हमने क्या निकाला है? पहले और बाद की दोनों की आयु निकाला है।
अब इन दोनों में आ जाओ। देखो भूतकाल में कितनी वर्ष पहले का आ रहा है, 7 वर्ष ना, तो दोनों के 7 वर्ष पहले की आयु ये हमने निकाल लिया। अब इन दोनों की आयु में क्या संबंध है, आफ्ताब ने बोल दिया कि ये आफ्ताब की जो आयु x-7 वर्ष है, यानी 7 वर्ष पहले जो आफ्ताब की आयु है, यह आयु उसकी पुत्री की आयु का कितना गुना हो जाएगा, 7 गुना। मतलब इसका 7 गुना ना, इसके 7 गुने के बराबर हो जाएगा किसकी आयु, आफ्ताब की। तो हमने इसको नोट कर लिया ऐसे x-7, यानी कि आफ्ताब की आयु जो 7 वर्ष पहले की है, ये कितनी गुनी हो जाएगी, उसके पुत्री की आयु का 7 गुना। बन गया समीकरण, बराबर हो जाएगा। ठीक है, पहला स्थिति ऐसे इसको भी बना सकते हैं। क्या लिखा है, आफ्ताब की 3 वर्ष के बाद की आयु उसके पुत्री की आयु का कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना। तो क्या लिख सकते हो इसको, x+3 बराबर हो जाएगा कितना, इसकी पुत्री का 3 गुना, तो 3 गुना ऐसे करके लिखेंगे। बन गया। अब इसको सरल करेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा। ये तो मजा है लॉजिक, इस प्रकार से सवाल बनाते हैं। अब इसको गणितीय भाषा में थोड़ा लिखने का तरीका भी होना चाहिए। पहले क्या करते हैं, दोनों की आयु 7 वर्ष पहले मानते हैं और उसी 7 वर्ष पहले की आयु का क्या करते हैं, तुलना करते हैं। फिर 3 वर्ष बाद की आयु मानते हैं, उसमें भी 3 वर्ष बाद की आयु का दोनों में तुलना करके लिखते हैं। उसके बाद समीकरण बनता है तो हल करके 2-4 वाला रैखिक समीकरण बना लेते हैं। समझ आएगा ये लॉजिक। ठीक है, यह सवाल आयु से संबंधित कहा जाता है। ये जरूरी नहीं है कि इसी प्रकार के 7 वर्ष पहले या 3 वर्ष के बाद कहेगा, कुछ और भी कह सकता है। 5 वर्ष पहले की आयु इतनी थी, इतनी थी, ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं इसको तो इनफॉर्मेस में लिखता हूँ, उसके बाद लगाते हैं। ठीक है, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए है। देखिए यहाँ लिखेंगे हल, माना। क्या मानेंगे, दोनों व्यक्ति वर्तमान से हैं, तो माना आफ्ताब किताब में, इस आफ्ताब को यहाँ पर फ के नीचे डॉट विंडो लगाया है, उसको फ बोलते हैं। कुछ उसमें और भी उच्चारण आता है, डॉट लगाने पर कुछ अन्य वर्णमाला का उच्चारण होता है। आफ्ताब माना आफ्ताब तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्रमशः x वर्ष तथा y वर्ष है। ठीक है, क्रम से मान लिया, एक्सिस का आफ्ताब का, y उसकी पुत्री का, तथा लगाए तो यहाँ पे भी तथा लगा। अब अतः प्रथम प्रश्न से, नोट करते रहिए, प्रथम प्रश्न से समझते रहिए, नोट करते रहिए। ये तरीका है पढ़ने का। प्रथम प्रश्न से 7 वर्ष पहले दोनों की आयु, दोनों की आयु क्रमशः क्या लिखा जाएगा, आफ्ताब का x से तो 7 वर्ष पहले, x-7 वर्ष तथा y-7 वर्ष होगी। ठीक, अब लिखेंगे प्रथम प्रश्न से, तो लिख दिया हमने ना ऐसे बना करके। अब प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार दोनों की जो 7 वर्ष पहले की आयु है, उन आयु में क्या संबंध है।
तो आफ्ताब ने कहा है कि 7 वर्ष पहले की जो मेरी आयु है, यह आयु मेरी पुत्री की आयु का 7 गुना, मतलब कि 7 गुने के बराबर किसकी आयु है? आफ्ताब का। तो किसके 7 गुने के बराबर? उसकी पुत्री का, यानी y-7। अब इसको सरल कर लें। x-7 बराबर 7 का इसमें गुणा करना है, तो 7y-7 और इस समीकरण को हमें सामान्य समीकरण में लिखना होता है। सामान्य समीकरण क्या होता है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। पहले x वाला, ये x है, फिर y वाला यहाँ पर, इसको इधर लाएंगे तब माइनस में 7y हो जाएगा। और अचर को या तो आप दाईं ओर ले जाइए या बाईं ओर रखे रहिए। तो 49 को इधर लाइए, प्लस 49 और ये -7, और इधर क्या बचेगा? 0। पक्षांतर कर दिया। 49 में से 7 घटा दो, 49 में से 7 घटा दो, प्लस 42 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 बन गया, यानी कि ग्राफी निरूपण पहले स्थिति में बन गया, पहले प्रश्न के आधार पर। अब दूसरे प्रश्न में फिर आफ्ताब कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 गुनी हो जाएगी, तो इसको भी यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने इसको लिखा ना, इसको सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। आयु क्रमशः ठीक, यहाँ पर आप लिखेंगे द्वितीय प्रश्न से। द्वितीय प्रश्न से 3 वर्ष बाद दोनों की आयु क्रमशः पहले का x+3 वर्ष तथा y+3 वर्ष होगी। अब इसी प्रकार से क्या करना है? प्रश्नानुसार बना देना है। प्रश्नानुसार तीन वर्ष के बाद की आयु का संबंध क्या बताया गया? आफ्ताब की जो 3 वर्ष के बाद की आयु x+3 है, यह इसकी पुत्री की आयु का 3 गुना। तो लिख सकते हैं यहाँ पर x+3 बराबर 3 × y+3। हल करने पर आएगा x+3 बराबर 3y+9। तो ये x-3y और प्लस में 3 माइनस में 9 बराबर 0। 9 इधर कर दिया, माइनस हो गया। अब इसको हल कर दीजिए। x-3y, 3 में से 9 गया, माइनस में 6 बराबर 0 मिलेगा। ये सरल करना जानते ही हो, कर लोगे आसानी से, है ना। 3y और 3 का 3 में गुणा 9, अचर को भी इधर ला दो। तो 3 पहले से अचर है, लिख देंगे,
और 9 इधर आकर के -9 और 3y को बाईं ओर लाइए माइनस में 3y और इसके बाद x माइनस ये 3y और 3 में से 9 घटाइए माइनस में 6 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। और यही दोनों समीकरण क्या हैं? अब तक ग्राफीय निरूपण हो चुका है। अब इसका हमें क्या करना है? ये ग्राफीय निरूपण नहीं था, बीजगणितीय निरूपण। अब हमें इसका ग्राफीय निरूपण करना है, तो इसको एक बार नोट कीजिए। तो इसका ग्राफ बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं इन दोनों का ग्राफ कैसे बनाया जाएगा। सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले समीकरण का, अभी तक हम लोगों ने क्या किया था? बीजगणितीय निरूपण प्राप्त कर लिए थे। अब इन दोनों का हमें ग्राफीय निरूपण करना है। पहले वाले समीकरण का जो कि लिखा है x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। सिंपल चीज़ है। इसका ग्राफ बनाने का तरीका, सरल तरीका बता रहा हूँ। इन दोनों चर राशियों में से किसी एक चर राशि को आप दाहिनी तरफ भेज दीजिए और अचर को भी दाहिनी तरफ भेज दीजिए। इसको ऐसे लिखा जा सकता है x माइनस 7y बराबर 42 इधर आएगा तो माइनस में 42। 7y को दाहिनी तरफ भेज देंगे तो मिलेगा x बराबर 7y को इधर लाएंगे तो प्लस 7y। तो जो प्लस 7y हो रहा है उसको आप पहले लिखिए 7y, अब प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है। और माइनस में 42 बाद में लिखिए। ठीक है, अब यहाँ से काम शुरू। y का मान रखिए तो x मान मिलता जाएगा। देखिए ध्यान से, अगर y का मान हमने रख दिया 6, समझिएगा, अंदाजा लगा लीजिए। y की वैल्यू हमने रखा 6, तो 6 का 7 में गुणा 42। अब 42 में से 42 घटा दीजिए 0, तो x बराबर 0 प्राप्त हो गया। दूसरी चीज, y का यहाँ पर कोई भी मान रखेंगे तो पूर्ण संख्या ही मिलेगा। यहाँ पर भिन्न आने का कोई सवाल ही नहीं उठेगा। y बराबर हमने रख दिया -6, तो x बराबर 0 मिलेगा। हल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर x बराबर y के स्थान पर क्या रखे हैं? 6। तो यहाँ रखा, देखो 7y है ना, 7 गुणे 6 माइनस 42 लिखा, 7 42 माइनस में 42 कितना आ गया? 0। तो x बराबर 0, x बराबर 0। तो इस स्थिति में निर्देशांक बिंदु क्या प्राप्त हुआ? 0,6। ठीक है, पहले भुज उसके बाद कोटि। दूसरी चीज, यदि ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, यदि अब सोचिए y की वैल्यू में 7 रख दो तो 7 रखने का मतलब यहाँ पर 7 7 49, 49 में से 42 घटाएंगे तो क्या आएगा? 7। ये भी 7 रखा तो x का मान भी 7, मतलब बिंदु बन गया 7, तो y बराबर 7 तो x बराबर भी 7। इस स्थिति में 7, निर्देशांक बिंदु। देखिए ये जरूरी नहीं है मैं जो प्राप्त कर रहा हूँ वही आप प्राप्त कीजिए। कोई भी बिंदु प्राप्त करो, उन सभी बिंदुओं से एक ही प्रकार का रेखा बनेगा। एक और बिंदु मैं प्राप्त करता हूँ, देखिएगा। अगर y बराबर 8 मान लें, 8, तो 8 सत्ते 56, 56 में से 42 माइनस कर दीजिए। 56 42 माइनस करना है, 4 1 14, तो हमको मिल गया 14। x बराबर ना 14। तो इस स्थिति में बिंदु बनेगा 14,8। एक बार ख्याल कीजिए, 14 और 8 दोनों किसी एक अंक से डिवाइड हो रहा है, होगा 2 से। होगा। तो काटोगे तो एक और बिंदु मिल जाएगा, ऐसे बिना रखे 2 सते 14 2 चौको, 8। मतलब क्या है? अगर आप 7 रखेंगे तो 4 मिलेगा क्या? हो सकता है, हो सकता है। इसको हम सरल कर रहे हैं ना,
सरल कर रहे हैं, मिल सकता है, इसमें कोई तक नहीं है। लेकिन यहाँ संभव नहीं है, यहाँ संभव नहीं है। ये बिंदु भी उसी पर आएगा, लेकिन हमें ये नहीं लेना है। अच्छा, इन बिंदुओं को लेकर के हम लोग प्राप्त करते हैं। अब तो ग्राफ बन जाएगा 0,6 7,7 दोनों को मिलाओगे तो सर रेखा प्राप्त होगा। उसी रेखा पर यह बिंदु भी स्थित होगा, उसको भी देख सकते हैं। तब पहले यहाँ पर एक काम करते हैं, इस समीकरण का यहाँ बना लेते हैं। ये क्या किया, ये प्रथम समीकरण से ना, और दूसरा वाला ये है, इसको यहाँ लिख देता हूँ x - 3y - 6 बराबर 0, दूसरा समीकरण। अब ध्यान दीजिए, ये दूसरा समीकरण का, इसमें भी y वाला चरासी और अचर को दाईं तरफ भेज दो। तो x बराबर, देखिए दोनों माइनस है, दाईं तरफ जाएगा तो प्लस, तो ये इधर आया +6, ये भी इधर आएगा तो आपकी जो इच्छा हो, पहले 3y लिखिए और 6 बाद में लिखिए, कोई फ़र्क नहीं है। अब y की कोई भी वैल्यू रखिए। देखो y बराबर 0 रखो, झाड़ते 0 रखने पर पूरा 0, तो x बराबर 6। दूसरा, अगर y का मान हम रखते हैं 2, तो 3 दूना 6 आ 6 6 12, बिल्कुल आसान। तो हमने क्या किया, y बराबर सबसे पहले रख दिया 0, तो x बराबर मिलेगा हमें 6, ठीक। और दूसरी चीज़ और क्या रखना है, इस स्थिति में निर्देशांक बनेगा 6,0। अब y की वैल्यू हम क्या रखें, छोटा मिल जाए, 12 ना मिले बल्कि 9 से कम मिल जाए। तो आंसर है कि y की वैल्यू माइनस में रखो। तो देखो y का मान यदि तुम रखोगे -1, तो -1 में 3 का गुणा -3, तो ये -3 हो गया, यानी 6 - 3 और 6 में 3 घटाइए 3, छोटा आ गया ना, रख सकते हैं, रख देते हैं यहाँ पर y की वैल्यू। इसको भी दिखाया जाएगा, y बराबर क्या रखा गया -1, तो x का मान कितना प्राप्त हुआ है 3, तो निर्देशांक बिंदु बनेगा 3, -1। ये 2 बिंदु प्राप्त हुआ दूसरे समीकरण का, और ये 2 बिंदु प्राप्त हुआ और 3 बिंदु पहले समीकरण का। अब या तो इन तीनों बिंदुओं को मिलाएं या 2 बिंदु को मिलाएं, ये हमें देखना है। कोई डाउट है? नहीं ना, समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? देखिए ध्यान से, ग्राफ बनाने से संबंधित क्या करना होता है, आप जैसी इच्छा, जैसे आप कहिए वैसे बनाइए। इस पहले समीकरण को ले लिया, पहले समीकरण में या तो आप, 1 मिनट यहाँ देखिएगा ध्यान से, पहले समीकरण को या तो आप ऐसे लिख करके मान रखिए। हमने क्या किया, 42 को इधर लाया -42, 7y इधर लाया +7y, तो उसको पहले लिख दिया और 42 बाद में। या तो ऐसे लिख करके आप y का अलग अलग मान दे करके ये मान प्राप्त कीजिए। अगर ऐसे नहीं आता है तो यहाँ देखिए ध्यान से, y का मान यहीं पर इसी समीकरण के आधार पर लिखिए, ऐसे मैं लिख रहा हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, हमें y या x दोनों में से किसी एक का ऐसा मान रखना है जिसको रखने पर दूसरे वाले का मान भी पूर्ण संख्या में प्राप्त हो। अगर इस y के मान को हम क्या रख दें 6, x के मान पे यहाँ लिखा y बराबर 6 रखते हैं, x -7 गुणे y के स्थान पर 6 और ये प्लस में 42 बराबर 0। हल कीजिए, x -7 छक्का 42 और ये प्लस में 42, ये तो यहीं कट गया ना, यहीं कट गया। तो x बराबर क्या बच गया, मिल गया x बराबर 0। अब x या y का कोई भी मान रखिए आप। यहाँ पे देखो y बराबर, हमने मान लो इसको ना रख करके कुछ और रखते हैं, -2 रखो, तो -2 यहाँ आप रखेंगे, तो रखा, जो चल जाता हूँ। देखो x -7 गुणे y का मान -2, ऐसे कोष्टक में रख दो, प्लस में 42 बराबर
0। ठीक है। अच्छा आप देखते हैं x माइनस कितना आएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 दूना के 14 प्लस 42 बराबर 0। ये तो बहुत अधिक हो जाएगा, है ना, इसको नहीं लेते हैं, अधिक नहीं लेना है। y का मान अब मैं रख रहा हूँ, क्या रखे थे यहाँ पर 8, तो मैं यहाँ पर 5 रख रहा हूँ, y बराबर 5। देखिए तो x माइनस 7 गुणे y की वैल्यू 5 प्लस 42 बराबर 0। 7 × 5 = 35, x माइनस 35 प्लस 42, ठीक, 42 बराबर 0। 42 माइनस 35 लिख दिया, तो x प्लस इधर ही या उधर कर देते हैं बराबर, देखिए 35 इधर आया तो प्लस, अब 42 इधर आएगा तो माइनस, तो x बराबर 42 में से 35 निकालिए, माइनस में तो इस स्थिति में बिंदु बनेगा -7 कामा पहले x वाला फिर y वाला, ये 5 रखने पर प्राप्त हुआ, तो पहले x वाला फिर y वाला, और इस स्थिति में बिंदु क्या बना है यहाँ लिखा हूँ। ये समझ आया, बना लेंगे ना, नहीं बना पाएंगे, बना लेंगे। तब यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ और इन दोनों का मैं ग्राफ बना देता हूँ, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार से ग्राफ बनाया जाता है। सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिएगा कि इन सभी बिंदुओं में, इन तीनों में या इन दोनों में सबसे अधिकतम कौन सा दिखाई दे रहा है, कौन सा अंक सबसे अधिकतम दिखाई दे रहा है, 14 है ना, 14 कोई भी भूज चाहे कोटि हो, तो 14 का मतलब है, और साथ में और देखिए इसमें सब धनात्मक है, तो पहले चतुर्थांश में जाएगा, ये भी धनात्मक है पहले में जाएगा, इसमें एक माइनस में है तो ये कहीं और चतुर्थांश में जाएगा, तो यह बिंदु किस चतुर्थांश में होगा, प्लस कामा माइनस है दूसरे में, नहीं चौथे में, माइनस चौथा होगा ना सर जी, चौथे में, तीसरा है सर जी, तीसरा में ये प्लस कामा प्लस, ये माइनस कामा प्लस, इसका उल्टा कर दो, माइनस माइनस, इसका उल्टा कर दो, प्लस माइनस, प्लस कमा माइनस, प्लस कमा माइनस, हाँ है ना। ये कैसे पता करते हैं जानते हो ना, ना नहीं जानते हो, यह वाला तल किन किन अक्षों से गिरा है, धनात्मक, ये धन वाला है, ये देखिए ध्यान से, ये धनात्मक है तो इसी का उल्टा ऋणात्मक, ये धनात्मक है तो इसी का उल्टा ऋणात्मक। अब कैसे प्राप्त होता है इसको आप समझ जाइए, कोई एक कलम दे दो। देखिए अगर इस स्केल को हम ऐसे ले करके और मान लें कि जहाँ मैं पकड़ा हूँ वो वाला पॉइंट 0 है, तो आप जानते हो संख्या रेखा पर धनात्मक किधर होता है, इधर, और ऋणात्मक संख्या बाईं तरफ, तुम की तरफ से बाईं तरफ, मेरी तरफ से देखूंगा तो मैं ऐसे देखूंगा तो ये दाहिना हो जाएगा, तुम की तरफ से ये दाहिना, ये बायां, इधर धनात्मक। तो मैंने क्या किया, इस पकड़े हुए पॉइंट जो कि 0,0 वाला पॉइंट है या 0 से शुरू होता है, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 ऐसे, इसको मैंने इस मूल बिंदु पर रख दिया। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें मैंने रख दिया और यहीं पर मेरा हाथ था पकड़ा हुआ, इसको ऐसे रखा तो ये धनात्मक दिखा रहा है संख्या रेखा के आधार पर, ये ऋणात्मक। अब इसको मैंने क्या किया, ऐसे घुमा दिया है पकड़ करके, तो समझिए ये कौन सा था, धनात्मक, तो ये अब कहाँ जा रहा है, देखिए ऊपर, तो ये भी धनात्मक होगा। ये कौन सा था, ऋणात्मक, ये कहाँ जा रहा है, नीचे, तो ये ऋणात्मक होगा। तो समझ गए कि ये धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, ऋणात्मक और ये
ऋणात्मक। तो ये तल किस किस चिन्ह से गिरा है? प्लस 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 से गिरा हुआ है ना, गिरा हुआ है। ये किससे? प्लस से और माइनस से। तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है? एक्स वाला चिन्ह माइनस, फिर प्लस। ये किससे गिरा है? माइनस माइनस, माइनस का माइनस। ये किससे गिरा है? प्लस और माइनस और प्लस। तो पहले प्लस लिखो फिर माइनस लिखो, तो प्लस का माइनस ये होता है। तो हमें कितने तल बनाने पड़ेंगे? 2 तल, पहला धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक वाला, जो कि ये किस में जा रहा है? चौथे में। तो हमने क्या किया? पहला वाला और चौथा वाला बड़ा बना दिया। लेकिन ये जो नहीं है, आप चारों को बनाइए समान रूप से। ठीक, देखिए अब ध्यान से, दिमाग लग रहा है? अब करना क्या है, इसको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, इसको बड़ा बना देंगे। अधिकतम हम इसको नहीं लेते हैं, 2 ही बिंदु को बनाएंगे। इन दोनों बिंदुओं से जो भी रेखा प्राप्त होगा उस पर ही 14,8 स्थित होगा। तो यहाँ पर ये नहीं देखना है, ठीक। यहाँ पर देखिए, तो ये मान रखने पर गलत नहीं आया है। y की वैल्यू 8 रखे हैं यहाँ पर, तो 8 से 56, 56 में से 42 घटा देंगे तो ये आएगा 14। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए क्या गलत हो रहा है, कुछ नहीं, ठीक है, ठीक है। बता दें, इसको नहीं लेंगे, अधिकतम है, ठीक है। बाद में दिखाएंगे इसको कभी किसी और सवाल में। 0,6 और 7,7, इन दोनों में अधिकतम 7 है और इन दोनों में अधिकतम 6 है। तो सबसे अधिकतम 7 बिंदु लगाया। अच्छा, 1 मिनट और, माइनस वाला है तो लेना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये है एक्स अक्ष। 1 2 3 4 5 6 7, ये है वाई अक्ष। इस पर भी 1 2 3 4 5 6 7, ये है एक्स डैक्स। 1 2 3 4 5 6 7, ये है वाई डैक्स अक्ष। अब क्या करना है समझिएगा। देखो, पहला वाला पॉइंट, पहले समीकरण के दोनों बिंदुओं को पहले दर्शाना है और उनको आराम से मिला लेना है। 0,6 किसका 0 है? एक्स का। तो समझ जाइए कहाँ जाएगा ये? वाई पर। 0,6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर है 0,6। इसको मैंने नोट कर लिया, 0,6। 7,7, इस पर भी 7, इस पर भी 7। और दोनों को ऐसे ऐसे खींचिए। देखिए ये 7 है ना, ये भी 7 है, तो इसको इधर खींचा और इसको इधर खींचा, यहाँ कहीं नजर आएगा? नजर आ रहा है, नीचे थोड़ा बहुत ऊपर चला गया। बहुत अच्छा, पहले का हो गया, मिला दें। ये बिंदु और ये बिंदु कहाँ जा रहा है? इसको मैं इधर कर देता हूँ। यह बनता ही नहीं है, टेढ़ा बन रहा है सर जी। ये चला गया और ये इधर भी जाएगा ना, जहाँ जाए वहाँ चला जाए, ऐसे, ठीक। और खींच सकते हैं, नहीं खींचेंगे उसको। पहले वाले का ही बन गया, तो ये इसका है, प्राप्त हो गया। और दूसरे पर आते हैं। 6,0 कहाँ है मनीष? यहाँ पर करेक्ट। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर वो है 6,0
जीरो, जीरो। क्योंकि y की वैल्यू जीरो है तो x पर चला गया। 3 कमा -1 किस चतुर्थांश में? चौथा। चौथे में। तो चौथे में ही देखना है, ऐसे ऐसे 3 x अक्ष 1 2 3 इधर ये खींचा जाएगा। इसमें क्यों खींचेंगे? क्योंकि वो तीसरे चतुर्थांश में है बिंदु। जी। अब समझने के लिए मैं इसको थोड़ा ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे खींचा 3 को x अक्ष पर 1 2 3 ऐसे, -1 y अक्ष पर, -1 यहाँ पर है, इसको इधर खींचा, यहाँ कट रहा है ना। ये बिंदु कौन सा? 3 कमा -1। मैं इसको दिखाता हूँ, यहाँ पर यहाँ आएगा। ये पॉइंट है, तो सीधा चल। कहाँ दिखाएं इसको? ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब तो ये बहुत बड़ी स्थिति में चला जाएगा। क्या ये दोनों जब इसको मिला देते हैं, सर ये ऐसे, अब ये कहाँ जाएगा पता नहीं। क्या ये दोनों कहीं कटेगा? तो आंसर है हाँ, कटेगा। 7,7 कटेगा। कहाँ कटेगा? यहाँ 7 इधर कटेगा, कहीं इधर खटा दीजिए। कटेगा ना। आप लोग इसको कॉपी पर बनाएंगे तो ये जरूर कटता हुआ नजर आएगा। देखो हमने जो ये लेकर बनाया, तुम कोई और बिंदु अगर प्राप्त करते हो तो उसका भी ग्राफ ठीक ऐसे ही बनेगा। बिंदु कोई भी हो, इस समीकरण से कोई भी बिंदु प्राप्त करो, सबका ग्राफ ऐसे बनेगा। अब ये कटेगा कि नहीं कटेगा, इसको प्राप्त करने के लिए या इसको समझने के लिए जब हम अगले वाले टॉपिक में पढ़ाएंगे गुणांकों में संबंध, तो उसमें पता चलेगा कि क्या ये दोनों रेखाएं, ये और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेगी या अनंत पर काटेगी या काटेगी ही नहीं। इसको हम लोग गुणांकों में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल स्थिति में ये ऐसे देख करके हम लोग पता कर सकते हैं कि जब आप सही सही बनाएंगे ना तो ये पता चल जाएगा कि इनको खींचने पर ये कहाँ पर झुकी हुई नजर आ रही है। देखो यहाँ पर ये शायद चौड़ा दिखाई दे रहा है, इधर नहीं जाएगा, कटेगा नहीं। कहाँ कटेगा? ये लग रहा है कम होते आ रहा है, इधर कहीं कटेगा। तो जिस बिंदु पर कटेगा वही बिंदु इन दोनों समीकरणों का क्या कहलाएगा? हल कहलाएगा। हल कब होता है? जब दोनों बिंदु एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर काटती हो या अनंत पर एक दूसरे के ऊपर ही काटती जाए। अगर एक दूसरे के ऊपर काटती जाएगी तो कितने बिंदु पर काट रही है? अनंत। और ऐसे काटेगी तो हम कहेंगे कि दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर ही कट रही है, उसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी। एक दूसरे के ऊपर आ गई दोनों रेखाएं तो वो कहलाएगी संपाती। और एक दूसरे के ऊपर नहीं आती है, क्रॉस भी नहीं करती है, बिल्कुल ऐसे है, दोनों एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटे, जैसे और आगे बढ़ाएंगे वो हर स्थान पे क्या हो? समान अंतर पर हो। यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वही यहाँ से यहाँ की दूरी है, उसको बोलेंगे समांतर। तो काटेगी नहीं, उस स्थिति में हल नहीं निकलता है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये दोनों कहाँ कटेगा। बना सकते हैं इसको। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और ये दोनों समीकरण लिख करके प्राप्त करना है। इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी अभी जरूरत नहीं है। नोट कर लीजिए। अभी तक के रिवीजन में पूरी कॉन्सेप्ट मैंने बताया जो कि बेसिक है। इसको जो समझ गया इसका तो दही बन जाएगा।